इस वीडियो में हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट एलक्यू हम देखने जा रहे हैं, दैट इज दी वेरी इंपॉर्टेंट गर्भोत्पादक भाव, जो गर्भ शरीर से लिया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि देख इस जो हमारे आयुर्वेदिक पार्ट चल रहा है, इसमें मैं तुझे इसका एक ओवरऑल व्यू दे देता हूँ, एक ओवरऑल थीम दे देता हूँ। लिखना तो तुझे ही है, लेकिन मैं तुझे एक ओवरऑल एक्सप्लेन कर देता हूँ कि तुझे लिखना क्या है एस्पेक्टली। तुझे श्लोक का एक एक वर्ड का डिटेल्ड अर्थ में बता दूंगा इस वीडियो में। सो बिना किसी तरह के चलिए शुरू करते हैं। देख बच्चा, सबसे पहला गर्भोत्पादक भाव का एक सुंदर श्लोक है, दैट इज ध्रुवम चतुर्नाम सानिध्यात् गर्भः स्याद विधिपूर्वक ऋतु क्षेत्र अम्बु बीजानां सामग्र्याद् अंकुरो यथा। देख इसको जो मीनिंग है हम सेकंड लाइन से स्टार्ट करेंगे। देख इसमें एक वर्ड आता है यथा, जिसको मैंने सर्कल किया हुआ है। यथा मीन्स जा प्रमाणे, या फिर जैसे, जैसे हम कहते हैं ना, जैसे उसको कहते हैं दैट इज यथा। जैसे ने कहा जैसे बिट्टू टॉपर आया वैसे तुझे टॉपर नहीं, लाइक दिस ओके। सो दैट इज जैसे, ओके। जैसे अंकुरो ऋतु क्षेत्रम्बु बीजानां सामग्र्यात् अंकुरो यथा। देख सबसे पहले समझ ले कि इस श्लोक में हमें अंकुर और गर्भ इन दोनों के बीच का कंपेरेबल एक मीनिंग बताया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अंकुर, अंकुर का मतलब ना एक ऐसा समझ कि अंकुर इज नथिंग बट ए स्प्राउट। स्प्राउट पता है क्या, मटकी के ऊपर आता है स्प्राउट। स्प्राउट समझ या सैपलिंग समझ, एक छोटी सी सैपलिंग, ठीक है, जिससे आगे पौधा बनता है, वृक्ष बनता है। सो दैट इज दी अंकुर, ओके। अब देख ये जो सैपलिंग रहती है या स्प्राउट रहता है मटकी के ऊपर जो आता है ना वाइट वाइट कलर का, दैट इज स्प्राउट, दैट इज अंकुर। वो कब आता है, क्योंकि जब मटकी को हम प्रॉपरली, मटकी आ गई या फिर उसको ऐसे प्रॉपरली कुछ हम कुछ उसको प्रॉपरली पानी में भिगो के रखे या फिर रात को एक कपड़े में बांध कर रखे, तब वो उसका अंकुर उत्पन्न होता है, तब उसका स्प्राउट उत्पन्न। लेकिन अगर उसको कैसे भी छोड़ देता वो स्प्राउट उत्पन्न नहीं, उलट वो खराब हो जाएगी। इस तरह से अगर एक स्प्रैपलिंग या एक स्प्राउट अगर वृक्ष में उत्पन्न होना है, तो उसको उत्पन्न होने के लिए या उस स्प्राउट को उत्पन्न हो, सैपलिंग को उत्पन्न होने के लिए एक 4 फैक्टर की बहुत इंपॉर्टेंट गरज पड़ती है। उस 4 फैक्टर को सामग्र्याद, एकत्र सामग्री, एकत्र आना पड़ेगा उन फैक्टर को। वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला फैक्टर है ऋतु। ऋतु इज नथिंग बट द ऋतु काल, ओके। ऐसा समझ कि बता कि सबसे पहला कौन सा ही वृक्ष, कौन सा ही पेड़ पौधा अगर ग्रो करता है तो उसको इम्पॉर्टेंट ऋतु होता है ऑब्वियसली पावसाळा, वर्षा ऋतु। सो इसमें ऋतु का नाम लिखा है वर्षा ऋतु के एस्पेक्ट्स। अच्छा, इसका नाम वर्षा ऋतु के एस्पेक्ट्स, ठीक है। ऋतु, वर्षा ऋतु गरजेचा है किसी भी सैपलिंग को या स्प्राउट को उत्पन्न होने के लिए। सेकंड, क्षेत्र। ऑब्वियसली बच्चों, अगर किसी भी सैपलिंग को ग्रो करना है, किसी भी अंकुर को ग्रो करना है, तो जहाँ पे वो ग्रो कर रही है, जहाँ पे हमने उसको गाड़ा है, एक बीज को समझ, एक किसी एस्पेक्ट को, तो उसकी जो जमीन है वो जमीन अच्छी होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज क्षेत्र। थर्ड एस्पेक्ट को क्षेत्र अम्बु, ए संधि है ना, तो क्षेत्र अम्बु, ऐसा अम्बु मीन्स वाटर, अम्बु को पानी कहते हैं। सो थर्ड एस्पेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट, उसका पानी, उसको पानी। देख दे, मैंने यहाँ पे एक मटकी का उदाहरण दिया कि अगर मटकी को स्प्राउट आती है तो क्यों आती है, क्योंकि हमने उसको रात भर पानी में भिगो के रखा। पानी इज इंपॉर्टेंट मीडियम अम्बु। एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज बीजानाम साम। देख यहाँ पे बीज इंपॉर्टेंट है। अगर तुझे अंकुर लाना है, सो वो जो बीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बीज तू ग्रो करेगा माटी में, सॉइल में, तब उसमें अंकुर आएगा। कभी कभी तूने देखा होगा ना वो प्लांट, कभी कभी प्लांट, ये देख समझा ये सॉइल है, तूने एक बीज यहाँ रोया, ये सॉइल के नीचे एक बीज रोया। सो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज, यहाँ से एक अंकुर उत्पन्न हो जाता। सो ये जो है ना वो अंकुर है जो उत्पन्न हो गया, राइट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तूने क्या किया, ये सॉइल है, यहाँ पे एक बीज रोया। सो बीज से कुछ दिनों बाद यहाँ से ये जो आया ना, दैट इज योर अंकुर।
ये अंकुर उत्पन्न हो। लेकिन अंकुर को उत्पन्न होने के लिए क्या फैक्टर्स लगे? सबसे पहला तुझे एक अच्छा ऋतुकाल रखा, बारिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्षा ऋतु तो तुझे चाहिए ही, क्योंकि वर्षा ऋतु के बिना तुझे कुछ नहीं। देख, सबसे पहला बारिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एस्पेक्ट, एक अच्छी जमीन क्षेत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट साइड। थर्ड इज कॉल्ड, तुझे पानी देना पड़ेगा इसको। एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज बीज, जो बीज तूने लगाया है, बोया है। अब देख, इससे, इस चार ही सामग्री से तेरा अंकुर बहुत अच्छे से उत्पन्न हो जाएगा और फिर वो आगे प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह चतुर्नाम, चार प्रकार के, उसी तरह चार प्रकार के, चतुर्नाम मतलब चार, ओके। सानिध्यात, उनके सानिध्य में, मतलब उनके प्रेजेंस में, उनके प्रेजेंस में, उनके प्रेजेंस में गर्भः स्याद विधिपूर्वकः, विधिपूर्वक तरीके से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ओके मास्टर्स, बट यहाँ से इन फैक्टर का इनसे क्या संबंध, बताता हूँ। देख, अगर ऋतु काल अच्छा हुआ, अब गर्भ का रिलेट करेंगे। ओके, सबसे पहला गर्भ के लिए जो ऋतु काल होता है, गर्भ के लिए ऋतु काल होता है दैट इज फर्टाइल पीरियड, जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। 4 पॉइंट्स हमें सेपरेटली इनको लिखना पड़ता है। में यहाँ पे ऋतु क्षेत्र है, फिर इसको मोड़ के ऐसे मोड़ूंगा, फिर अम्बु बीज लिखूंगा। ओके, ऋतु मीन्स ऐसा समझ कि ओव्यूलेटरी फेज, वेरी इंपॉर्टेंट। गर्भ के एस्पेक्ट में जो ऋतु है इसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ दैट ऋतु इज नथिंग बट, इसको कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। हाँ, ऋतु का मीनिंग होता है गर्भ के केस में ओव्यूलेटरी फेज, समझा? इट इज ओव्यूलेटरी फेज इन द गर्भ। सेकंड, क्षेत्र। अब गर्भ के लिए, गर्भ की उत्पत्ति अगर अच्छी चाहिए, अगर गर्भ की उत्पत्ति चाहिए तो सेकंड क्षेत्र बहुत अच्छा है। जैसे बीज की उत्पत्ति में क्षेत्र, अच्छी जमीन। सो यहाँ पे क्षेत्र का मतलब होता है तेरा यूट्रस। ये जो है ना, ये यहाँ पे यूट्रस है, दिख रहा है यूट्रस? यस, इस यूट्रस का हमने एक रेफरेंस लिया है क्षेत्र से। यस, गर्भाशय, उसको क्षेत्र कहते हैं। अम्बु, अम्बु मतलब हमने अंकुर के केस में अम्बु को पानी समझा था। यहाँ पे पानी मत समझ, यहाँ पे ऐसा समझ, गर्भ नाभि नाड़ी से होने वाला जो भी पोषण है उसको हम अम्बु कहते हैं। गर्भ नाभि नाड़ी मीन्स माते से, मतलब मदर से जो भी फीटस को जाएगा, एम्ब्रियो को जाएगा, वो पोषण दैट इज बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड, कॉर्ड इज गर्भ नाभि नाड़ी। सो गर्भ नाभि नाड़ी से होने वाला पोषण अम्बु समझ। और लास्ट इज कॉल्ड एज बीजानाम। बीज मतलब as a female बीज which is a female ovum and a male sperm, ये दोनों ही बीज बहुत अच्छे चाहिए अगर गर्भ की उत्पत्ति विधि पूर्वक होनी। विधि पूर्वक मतलब बहुत अच्छे तरीके से, समझा बच्चों? ये चार एस्पेक्ट अंकुर के केस में और गर्भ के केस में कैसे रिलेट करते हैं ना, यही बताना था मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझा? हाँ मास्टर, ठीक है बच्चों। अब इस चार ही पॉइंट्स को हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। सबसे पहला एक पॉइंट हम देखेंगे दैट इज ऋतु। ऋतु को मैंने गर्भ के केस में क्या नाम दिया था? ओव्यूलेटरी फेज या ओव्यूलेशन फेज। ओके, अब देख, इसमें एक श्लोक आता है वेरी इंपॉर्टेंट, ऋतौ भवम तदार्तवम। देख, इसमें तुझे लिखना क्या है? ऋतु के केस में जो भी तुझे याद है वो लिख दे, लेकिन मेन 2 श्लोकाज है इसमें, मैं जो एक्सप्लेन करूंगा तुझे। ओके, सबसे पहला है ऋतौ भवम तदार्तम, सिंपल। इसमें कुछ वर्ड आते हैं वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। देख, तद आर्तवम, इसकी संधि कर तद आर्तवम। ओके, इसमें एक वर्ड आता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक वर्ड आया छुपा हुआ, हाँ, आर्तवम, एक वर्ड है आर्तवम। देख, आर्तवम में स्त्री बीज, आर्तवम में स्त्री बीज, या फिर इसको ओवम भी कहते हैं। ओके, ऋतौ भवम तद आर्तवम, आर्तव में स्त्री बीज है, उसको ओवम भी कहते हैं। मतलब देख, इसका मतलब क्या है? ऋतौ भवम तद आर्तवम, मतलब इनका कहने का मतलब है ऋतु काल में स्त्री के शरीर में हर महीने एक आर्तव की उत्पत्ति होती है।
मतलब फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में अगर मैं बताना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल इनका मत कहने का मतलब है कि एवरी मंथ जैसे हमको पता है कि फीमेल में अबाउट 3 to मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एवरी सिंगल मंथ। ओके, उस मेंस्ट्रुअल साइकिल में एट द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल बोल, एट द 14th डे बोल, यहाँ पे एक ओवम या एक एग रिलीज होता है। और वो एग क्या हुआ या फिर वो ओवम क्या हुआ, स्त्री का बीज हुआ। सो उन बीज को हम आर्तव कहते हैं, समझा, उसको आर्तव कहते हैं। सो वो यहाँ पे एस्पेक्ट है कि ईच मंथ स्त्री के शरीर में एक आर्तव की उत्पत्ति होती है। ईच मंथ एक आर्तव की उत्पत्ति है, यही उनका कहने का मतलब है कि ऋतौ भवम तदार्तम। ईच मंथ ऋतु काल मतलब यहाँ पे ऐसा समझा है यहाँ के कि अगर उसका जो फर्टाइल पीरियड हुआ, मतलब 12 एज से स्टार्ट होता है ना फीमेल्स में, और 15 एज तक मेनोपॉज आ जाता है। सो ये ऋतु का सो इसमें हर मंथ फीमेल के शरीर में एक एग या फिर स्त्री बीज की उत्पत्ति होती है, यही यहाँ पे कहा गया, वो आप अच्छे से लिखना। अब यहाँ पे एक सेकंड श्लोक है सुश्रुत शारीर स्थान का, वो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या बोल रहा है। सबसे पहला यहाँ पे सांगित तद्वर्षात द्वादशात काले वर्तमान अश्रूक पुनः जरा पक्व शरीरानाम याति 50 देख, तद वर्षात द्वादशात, अब देख द्वादशात मीन्स 12, वर्षात म्हणजे वर्षे, ओके, काले काळ, वर्तमान अश्रूक पुनः, पुनः म्हणजे सुरुवात, स्टार्टिंग, ओके, ठीक आहे, जरा पक्व शरीरानाम याति 50 क्षय। बघ इथं क्या बोल रहे हैं ये, देख सबसे पहले तद्वर्षात द्वादशात काले वर्तमान अश्रूक पुनः, इनका कहने का देख, सबसे पहला समझ ये जो श्लोक है ना, ये रजो निवृत्ति का श्लोक है। इस श्लोक का अगर टाइटल तू सुश्रुत, हमारा सुश्रुत का बुक का है, सुश्रुत संहिता में अगर तूने इस श्लोक का देख, सुश्रुत संहिता है, अगर सुश्रुत संहिता में अगर ये श्लोक तूने देखा, तीसरे अध्याय में ये श्लोक प्रेजेंट है, अगर तीसरे अध्याय में तूने सुश्रुत संहिता में ये श्लोक देखा तो यहाँ पे श्लोक का टाइटल रजो निवृत्ति ऐसे लिखे क्या है, रजो निवृत्ति। अगर मैं बताता हूँ कि क्या एस्पेक्ट है इसका, देख पहला रजो निवृत्ति, ओके, इसका मतलब क्या है, रजो निवृत्ति, ओके, इनका मतलब क्या है। अब ये सुश्रुतशारी अपन सुश्रुत स्थान में यहाँ पे रजो निवृत्ति कहा गया है। देख सबसे पहला रजो निवृत्ति, जैसे मैंने बताया था कि आर्तव को स्त्री बीज कहते हैं, लेकिन रजह अगर बताया जाए या फिर रजस्त्राव बताया जाए तो रजस्त्राव के हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लड। अब देख मेंस्ट्रुअल ब्लड, ओके, अब रजस्त्राव इसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड। हमने जैसे शरीर में बताया था कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को रजस्त्राव कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रजस्त्राव मेंस्ट्रुअल ब्लड, ओके। अब देखा एस्पेक्ट यहाँ क्या बताया, ओके, अश्रु का मतलब ब्लड, रक्त, ओके। इनका कहने का मतलब है कि स्त्री के शरीर में 12 साल की उम्र में काले वर्तमान अश्रु का पुनः, मतलब जो स्त्राव रजस्त्राव की उत्पत्ति या बोल रजस्त्राव की शुरुआत शुरू हो जाती 12 साल की एज में, कॉल्ड मेनो, दैट इज कॉल्ड, उसको हम ये कहते हैं ना कि वहां से वो शुरू हो गई, सो दैट इज मेनार। वो क्या बोलते हैं उसको आप बताना कि वहां से मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 एज से स्टार्ट हो गई। अंजरा पक्व शरीराम याति, अब इनका मतलब जरा मतलब वृद्धावस्था, जरा मतलब वृद्धावस्था, ओके। पक्व शरीरानाम मतलब पक्व शरीर, देख पक्व म्हणजे पचन होना, शरीर का पचन होना, मतलब शरीर के जो सांधे है, जॉइंट्स है, वो शिथिल हो जाना, शिथिल हो गए मतलब वो काम करने में असमर्थ हो गए, दैट इज पक्व शरीरानाम, उनको कहते हैं पक्व शरीर, या फिर शिथिल हो जाना, काम करणे याती 50 यामुळे 50 वर्षामध्ये
हा जो आहे मेन्स्ट्रुअल सायकल म्हणते जी स्टॉप होऊन जाते, क्षय होतो त्या मेन्स्ट्रुअल सायकल. क्षय म्हणजे स्टॉप होणं. हे रजोनिवृत्तीचा श्लोक इथंच म्हटलो की रजस्त्राव हा 12 वर्षा च्या वयामध्ये स्त्रियांमध्ये शुरू हो जाता है, लेकिन वो निवृत्त कब होता है? वो निवृत्त होता है जब स्त्री की उम्र अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 50 वर्ष या 50 साल की हो गई. सो दैट इज रजो निवृत्ति का श्लोक है. इसलिए यहाँ पे रजस्त्राव मीन्स मेंस्ट्रुअल ब्लड की स्टार्टिंग, और मेनोपॉज जो कहते हैं ना, मेनोपॉज मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होना, मेनोपॉज. उसके बाद स्त्री कोई भी बीज बोलो वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. इसलिए यहाँ पे जरा वृद्धावस्था में शरीर शिथिल होने के कारण, पक्व शरीर आराम, शरीर पक्व हो जाता है, शिथिल हो जाता है, उसके कारण 50 वर्ष की आयु में उनके रजो की निवृत्ति हो जाती है. ऐसे श्लोक का ये हेडलाइन है, रजो निवृत्ति. ओके बच्चों, सो यहाँ पे ऋतु काल में तुझे ये सब एस्पेक्ट लिखना है. श्लोक तू लिख सका, इजी इजी श्लोक है, उससे तुझे श्लोक में एस्पेक्ट ऐड करू शकतो ना तू. ओके समझा. अब सेकंड हम जो देखने जा रहे दैट इज द क्षेत्र. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्षेत्र मतलब सिंपल, मैंने बताया था क्षेत्र इज नथिंग बट गर्भाशय. देख यहाँ पे मैंने लिखा ना, क्षेत्र मतलब गर्भाशय. ओके अब देख, क्षेत्र मतलब ये जो है ना, इसको यूट्रस कहते हैं. इस ट्यूब को फैलोपियन ट्यूब, इसको ओवरी, दिस इज कॉल्ड एज वजाइना, और ये जो रेड रेड है इसको कॉल्ड एज सर्विक्स. अब देख, हमने अगर बोला भी कि क्षेत्र को गर्भाशय कहते हैं, लेकिन हमारे सुश्रुत ने क्षेत्र के आस्पेक्ट में 4 पॉइंट्स बताए. 4 मतलब कौन से? सबसे पहला ये वाला, इसको हम यूट्रस कहेंगे. यश मास्टर ये वाला बताया विच इज यूट्रस. ओके विच इज योर यूट्रस. ओके हाँ, सेकंड ये वाला बताया विच इज कॉल्ड ट्यूब ना, ये ट्यूब है, इसको कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब. इसको ना हम बीज वाहिनी कहते हैं. क्या बोलते हैं इसको? बीज वाहिनी. ओके इसको कहेंगे हम बीज वाहिनी. ओके मास्टर. थर्ड एस्पेक्ट ये वाली, इसको ये जो है ना, इसको ओवरी कहते हैं, या फिर इसको डिम्ब ग्रंथि बताया गया है. डिम्ब ग्रंथि इसको बताया गया है, डिम्ब ग्रंथि. ठीक है. फोर्थ एस्पेक्ट दिस इज योर ईयर, वजाइना, इसको हम योनि कहते हैं, इसको योनि बताया गया है. ओके मास्टर. ठीक है. सो 4 एस्पेक्ट बताए गए. सो उसके इसके पॉइंट्स में लिखना. यूट्रस का आकार, जैसे मैंने रोहिणी मासासार का, उसका रोहिणी मत्स्य आकृति ऐसा आकार है रोहिणी मासा. ओके इसका कार्य क्या? ऑब्वियसली गर्भ का पोषण करना. सेकंड बीज वाहिनी फैलोपियन ट्यूब कहाँ रहती है और क्या कार्य करती है लिखना. कहाँ रहती है? गर्भाशय के दोनों साइड में ऐसी तेरी बीज वाहिनी रहती है. और कार्य क्या करती है? हर मंथ एक बीज को गर्भाशय में लाने का कार्य वो करती है. थर्ड एस्पेक्ट डिम्ब ग्रंथि कहाँ रहती है? गर्भाशय के दोनों साइड में वो प्रेजेंट रहती है. और इसका फीचर क्या है? वो हर मंथ एक बीज तैयार करती है. और लास्ट इज वजाइना विच इज योनि. वजाइना ये हमारा गर्भाशय की लास्ट एस्पेक्ट है, लास्ट ओपनिंग, एक्सटर्नल ओएस है. एक्सटर्नल ओएस है वो. क्या है वो? एक्सटर्नल ओएस. सो इम्पॉर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. ओएस मीन्स ओस्टिमा. ओके ओएस स्टैंड्स फॉर ओस्टिमा. ओस्टिमा इज नथिंग बट लैटिन वर्ड स्टैंड फॉर माउथ. वो स्पॉन्ज का था ना एनसीईआरटी में 11th का, उस तरह एक्सटर्नल माउथ, एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वजाइना, जहाँ से वो शुक्र का धारण करने का काम वजाइना करो. सो हमने ऋतू और क्षेत्र में ये एस्पेक्ट आहे की. आता फक्त 2 पॉईंट्स आहेत, त्याच्यात अंबू आणि बीज. अंबू तर सांगितलं मी, अंबू काय असतं. अंकुराच्या केसमध्ये अंबू इज नथिंग बट जल होतं, परंतु गर्भाच्या केस में, गर्भ के केस में अंकुर जो है, अंकुर मतलब आहार रस. अंकुर का यहाँ पे मतलब ऐसा समझ कि अंकुर इज नथिंग बट आहार रस का. सॉरी हाँ, अंबू इज नथिंग बट आहार रस. हाँ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आहार रस का जो लिटरल जो कंपैरिजन है बाम्बू से किया गया है. जैसे अम्बू मतलब जल, यहाँ पे अंकुर के केस में वो जल था, लेकिन गर्भ के केस में वो आहार रस है. वो और आहार रस का वहन माते से गर्भ की तरफ, गर्भ नाभि नाड़ी द्वारा होता है, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा होता है. वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो नोट्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, आप पढ़ लीजिए.
सिर्फ एक आइडिया बताते हैं। ओके, एंड फोर्थ एस्पेक्ट बीज एस्टे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीज के 2 श्लोक के याद रखिए, वाइवा में पूछे जाते हैं और इनके पे एमसीक्यू भी आते हैं। ओके, द फर्स्ट एस्पेक्ट, एक ये एस्पेक्ट याद रखिए, एक ये एस्पेक्ट याद रखिए कि बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक स्त्री बीज, एक पुरुष बीज। ओके, सो ये जो है ना, ये सबसे पहला, ये पुरुष बीज का शुद्ध शुक्र लक्षण है, और शुद्ध आर्तव लक्षण यहाँ पे स्त्री बीज के। ये जो है, दिस इज एस्पेक्ट ऑफ स्त्री बीज। ओके, जिसको हम आर्तव भी कहते हैं, शुद्ध आर्तव लक्षण, और इसका शुद्ध शुक्र लक्षण। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या बताया, शुक्र क्या है, स्फटिकाभ। स्फटिकाभ, स्फटिक पता है, स्फटिक कैसा, क्रिस्टल क्लियर व्हाइट कलर का रहता है, उसी तरह शुक्र भी रहता है। सो स्फटिकाभ, स्फटिक जैसा द्रव स्वरूप का, जो द्रव है, लिक्विड है, स्निग्ध है। अगर स्निग्ध मतलब थोड़ा उसमें स्निग्धता डेवलप्ड है। ओके, मधुरम मधुघंटी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये मधुर टेस्ट के लिए है और ये मधुर स्मेल के लिए है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। मधुघंटी च मतलब स्मेल उसका मधुर है और टेस्ट भी मधुर है। शुक्र मिच्छन्ति के चित्तु, और ये जो शुक्र है वो शुक्र शुद्ध शुक्र रहता है, जो जिसका स्वरूप देख कैसा है, तेला सर का। इसका स्वरूप सबसे पहले तेला जैसा है, तेला सा, और क्षौद्र, क्षौद्र म्हणजे मध, उसको हनी भी कहते हैं। ओके, सो 2 जैसा स्वरूप हो गया, एक तेला जैसा स्वरूप विच इज ए ऑयल, और एक हनी जैसा स्वरूप निभ। निभ इस वर्ड का मीनिंग होता है उसके जैसा, या फिर उसका जैसा, उसके प्रमाणे, उसको निभ कहते हैं। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है, ये शुद्ध शुक्र लक्षण दिखे, शुद्ध शुक्र लक्षण वेरी इंपॉर्टेंट है। भाई मम्मी श्लोक पूछा जाता है, इसका श्लोक याद रखिएगा मेरे साथ। स्फटिका द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रमिच्छन्ति केतु तैल क्षौद्र निबद्धता, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड सेकंड इज दी स्त्री बीज, आर्तव का कुछ शुद्ध आर्तव लक्षण यहाँ पे लिखने गरज है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे बताया, दैट इज द शशास्त्रुकम। इस वर्ड का अगर संधि कर दे, शशास्त्रुकम, सो शशा अस्रुकम, अस्रुक अभी बताया था, अस्रुक में रक्त, शशा में ससा। हाँ, देख, जो रैबिट रहता है उसका जो ब्लड रहता है वो बहुत ही रेड कलर का होता है, मतलब बहुत ही गाढ़ा रेड कलर का। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो ससे के रक्त के जैसा, दैट इज रेड कलर का, वेरी इंपॉर्टेंट। शशास्त्रकम प्रतिमम यत्तु, प्रतिमम म्हणजे उसके जैसा, त्याच्या सारखा, कॉल्ड द प्रतिमम। ओके, यत्तु, ओके, यद्वा लाक्षारसोपमम, और एक उपमा दी गई है, लाक्षाच्या रसाप्रमाणे, लाक्षाच्या रसाप्रमाणे, लाक्षारसोपमम। हाँ, लक्षा के रसाप्रमाणे। ओके, तद आर्तवम, वो आर्तव, तद आर्तवम, ये लक्षणों वाला आर्तव, प्रशंसन्ति, उसकी प्रशंसा की जाती, मतलब वो आर्तव शुद्ध आर्तव होता है। यद्वासो, जो न विरंजेत, मतलब जिसका कपड़े पर दाग नहीं लगता, या फिर कपड़े पर दाग न लगने वाला आर्तव यहाँ पे शुद्ध आर्तव बताइए। ऐसी कुछ मान्यता है उनकी, लेकिन आर्तव मतलब स्त्री बीज, लेकिन रजस्त्राव मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लड वहाँ पे बताया जाता है। सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दी द इम्पॉर्टेंट एलक्यू, दैट इज गर्भोत्पादक भाव। यहाँ पे 4 ही गर्भोत्पादक भाव मैंने कंप्लीट कर दिए। क्या क्या लिखना, कैसे लिखना, कैसा श्लोक होता है, वो पूरा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। सो अगर ये जो वीडियो है आप 1.5x पर देखिए, सो आपका कंप्लीट हो जाएगा। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, कीप शेयरिंग। वीडियो आवड़ना से वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को बहुत 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 ज़्यादा शेयर करना। ऐसे वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।